नमस्कार, न्यूज स्टेट मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। मैं हूं दीप्ति चौरसिया। आज हम खास मुलाकात कर रहे हैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से। शिवराज जी, स्वागत है आपका न्यूज स्टेट में। धन्यवाद दीप्ति जी। शिवराज जी, 1.5 दशक तक आपने राज किया, बहुत लंबा राजनीति का अनुभव है, लेकिन ये जो 28 विधानसभा सीटों के उपचुनाव हैं, इसमें आप राजनीति कैसे देख रहे हैं? गद्दार, खुददार, नालायक, और क्या वजह रही कि कांग्रेस ने तो अब आपको भूखा नंगा तक कह डाला? मुझे आश्चर्य होता है। सोचा ये था कि 15 साल बाद सत्ता में आए हैं, संयमित रहेंगे, बेहतर काम करेंगे, लेकिन प्रदेश को भ्रष्टाचार का अड्डा बना दिया। वल्लभ भवन पहली बार दलालों का अड्डा बना। विकास के सारे काम ठप हो गए, वादे निभाए नहीं, वचन पूरे नहीं किए, और अपनों को भी धोखा दिया। इसलिए कांग्रेस के अपने ही कांग्रेस छोड़कर ज्योतिरादित्य जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी में आ गए। सरकार चली गई, अब ये चुनाव हो रहा है। चुनाव में भी पांव के नीचे से ज़मीन खिसकती हुई दिखाई दे रही है। हम बात करते हैं विकास की, हम बात करते हैं जन कल्याण की। कोविड काल में भी हमने विकास के और जनता के कल्याण के काम अर्थाभाव के बावजूद भी रुकने नहीं दिए। लेकिन अब वो इस हद तक उतर आए हैं कि अगर हम विकास का काम करते हैं तो कहते हैं वो तो नारियल लेके घूमता रहता है जेब में। अगर हम जनता को विनम्रता के साथ प्रणाम करते हैं तो कभी कहते हैं घुटने टेक दिए उसने, कभी कहते हैं वो तो लेट जाता है, कभी कहते हैं कि वो तो शाहरुख खान और सलमान खान से भी आगे एक्टिंग में निकल गया है। और अब तो अति हो गई। एक व्यक्ति जो 15 साल, लगभग 14 साल हो गए मुझे मुख्यमंत्री, 4 टर्म मुख्यमंत्री हो गए, 5 बार विधायक, 5 बार सांसद, उसको नंगा भूखा, अब ये बौखलाहट का ही प्रतीक है। और सचमुच में नंगा भूखा कहना, मैं केवल गाली नहीं मानता इसको, ये तो गरीबों का भी अपमान है। और इसलिए हमने कहा कि हाँ, हम नंगे भूखे हैं, हमें नंगे भूखे रहने दो, लेकिन हम नंगे भूखे हैं इसलिए आपने कहा है, इसलिए हम गरीबों को 1 रुपया किलो गेहूँ चावल खिला रहे हैं। गरीब की थाली हमने खाली नहीं रहने दी। हाँ, हम नंगे भूखे हैं। हमने किसान को 0% ब्याज पर कर्जा देना शुरू किया, आपने तो बंद कर दिया था, उद्योगपति ने तो, अमीर जब सरकार चला रहे थे। हाँ, हम नंगे भूखे हैं। हमने संबल योजना फिर से चालू करके गरीबों को फिर से सहारा और संबल दिया। आप उद्योगपति हो, आप अमीर हो, आपकी अमीरी आपको मुबारक, लेकिन आपकी अमीरी ने बहनों और बेटियों के मुंह से लड्डू के जो हम पैसे देते थे बेटा बेटी के जन्म देने के पहले और बाद में 4 और 12 मिला के 16,000 रुपया, वो भी छीन लिए। हम नंगे भूखे हैं क्योंकि हम बेटियों का कन्यादान कराते हैं, उनकी गृहस्थी बसाने का काम करते हैं। और आप उद्योगपति हैं, आपने बेटियों के कन्यादान के भी 51,000 रुपया कह के धेला नहीं दिया। हम नंगे भूखे हैं इसलिए अगर एक्सीडेंट में किसी गरीब परिवार में मौत हो जाती है तो 4 लाख रुपया हम देते हैं ताकि परिवार की ज़िंदगी, परिवार की गाड़ी चल जाए। कोई जवान बहन अगर विधवा हो जाए तो ज़िंदगी पहाड़ जैसी बन जाती है, उसकी ज़िंदगी को आसान बनाने का हमने काम किया। आपने वो पैसा भी रोक दिया। आप उद्योगपति है इसलिए कफन के भी 5,000 रुपया जो अंतिम संस्कार के लिए हम गरीबों को देते थे वो आपने सरकार बनते ही छीन लिया। आपने बच्चों के लैपटॉप छीन लिए, आपने बच्चों के स्मार्टफोन छीन लिए, आपने बच्चों की फ़ीस नहीं भरवाई जो फीस मैं भरवाता था। आप उद्योगपति अमीर हैं, आपके मन में संवेदना नहीं, आपके मन में दया नहीं। आपने तीर्थ दर्शन जैसी योजना बंद कर दी। आपने पिछले साल की राहत की राशि के 5,000 करोड़ रुपया किसान के सर्वे करके निकले। आपकी सरकार थी, आपके अमले ने निकाले, आपने धेला नहीं दिया किसी को। लेकिन हम नंगे भूखे हैं। इस साल के राहत की राशि के 4,000 करोड़ रुपया एक पाई देंगे। हम नंगे भूखे, हमने फसल बीमा योजना के, आपने 2,200 करोड़ रुपया प्रीमियम की राशि खा गए थे। हमने प्रीमियम जमा करके किसानों के खाते में 3,100 करोड़ रुपया जमा करवाए। हम नंगे भूखे इसलिए पिछले साल की रबी और खरीफ की फसल के 4,688 करोड़ रुपए हमने किसानों के खाते में डाल दिए। हम नंगे भूखे हैं इसलिए ब्याज के पैसा 0% ब्याज के जो किसानों की तरफ से सरकार को देना पड़ता है आपने जमा नहीं किए, हमने जमा किए। आपने तो कर्जा माफ़ी के नकली प्रमाण पत्र बांट दिए। नकली का अर्थ ये है कि आपने प्रमाण पत्र बांट के
उनके पैसे तक जमा नहीं करवाए बैंकों में। बैंकों की हालत खराब थी, इसलिए सहकारी बैंकों को 800 करोड़ रुपया हमने दिए। आप अमीर हैं, उद्योगपति, आपने कहा था सबके 2 लाख तक के कर्जा माफ, और फिर कहा केवल 31 मार्च 2018 तक जिनके हैं उनके करेंगे। दिसंबर तक के लाखों किसान आपने साफ कर दिए। इसके बाद आपने कह दिया कि जिनके केवल एक खाते में एक बैंक में उन्हीं के करेंगे, बाकी को आपने बाहर कर दिया। फिर आपने कह दिया केवल कालातीत करेंगे, चालू खाते के नहीं करेंगे। तो लाखों किसान मर गए चालू खाते वाले। कितना धोखा दोगे आप? आपकी अमीरी, आपको मुबारक हो। हमें नंगे भूखे ही रहने दो, हम नंगे भूखे अच्छे हैं। कैंपेन शुरू किया गया है, मैं भी शिवराज। अब वो तो लोगों ने शुरू किया जी। तो लोगों को लगा कि ये शब्दावली ठीक नहीं है, किसी का अपमान कर रहे हैं, तो लोगों को लगा कि ये केवल एक व्यक्ति का नहीं है, ये तो जनता का अपमान है। और मैं आभारी हूँ जनता के स्नेह के लिए, प्रेम के लिए। क्या वजह है कि जो शिवराज सिंह चौहान है वो आमतौर पे बहुत सरल सहज होते हैं, कभी भी इतने आक्रामक नहीं होते, लेकिन इन चुनाव में बहुत आक्रामक दिख रहे हैं? नहीं, आप देखिए, मुझे घुटना टेक कहा जाए, हमेशा लिटा दिया, नाटक खोर है, एक्टिंग करता है, ये शोभा देता है क्या किसी को? नंगा भूखा है, तो हमने तो किसी को नंगा नहीं कहा, हमने तो किसी को भूखा नहीं कहा, हमने किसी को गालियां नहीं दी। हमने ये ज़रूर कहा कि आपने प्रदेश के विकास को ठप कर दिया, प्रदेश को तबाह कर दिया। और ये सच है कि आपने दलाली का अड्डा बना दिया मध्य प्रदेश को। तो जो सच है वो बयान करते हैं हम। किसान कर्ज माफी का सच क्या है? कितना कर्ज माफ हुआ? क्या कुछ हुआ भी या बिल्कुल नहीं हुआ? सरकार इसका खुलासा कब करे? कुल मिला के होना चाहिए था 55,000 करोड़ का। जो अभी मैं बता रहा था, इसको बाहर कर दिया, उसको बाहर कर दिया, घटाते घटाते ले आए आप 6,000 करोड़ पे। आधे आपने बैंकों के मत्थे डाल दिए कि वो करेंगे। सहकारिता की कमर तोड़ दी सहकारी बैंकों को, सोसाइटियों को कह दिया 50% तुम करो, वहाँ तो किसान की अंश पूंजी होती है। अब उस अंश पूंजी में से ही कर्जा माफ़ करोगे क्या आप? तो हालत ये हो गया कि 55,000 करोड़ से 6,000 करोड़ पे, उसके भी मैंने बताया कि पूरे पैसे नहीं दिए, कुछ सोसाइटी पे डाल दिए। तो इस कर्ज माफ़ी का हाल तो ये कि खोदा पहाड़ निकली चूहिया, वो भी मरी हुई, उसकी पूंछ पकड़ के हिलाते हुए कमलनाथ जी कह रहे हैं कर्जा माफ़, कर्जा माफ़। इससे बड़ा धोखा नहीं हो सकता कोई। इन चुनाव में बहुत कुछ बदला हुआ है, विपक्ष की सियासत भी बड़ी बदली दिख रही है। जैसे ही चुनाव आते हैं धर्म की बात हो जाती है, बजरंगबली की भक्ति की बात हो जाती है, कहीं कहीं तो प्रत्याशी भी भगवाधारी हो जाते हैं, फिर चुनाव के ऐलान के साथ मंगलगान भी हो जाता है। देखिए, भगवान के प्रति श्रद्धा और आस्था ये अंतर मन से आती है। हमने कभी चुनाव में भगवान के नाम का उपयोग नहीं किया, वो हमारी श्रद्धा के विषय है, आस्था का विषय है। अयोध्या में भगवान श्री राम की जन्मभूमि पर मंदिर का निर्माण, ये करोड़ों करोड़ भारतीयों का सपना था जो अब पूरा हो रहा है, लेकिन चुनाव का विषय नहीं है। अब जब देखा कि कहीं राम भगवान के मंदिर के निर्माण का फ़ायदा ना मिल जाए, इसलिए सुंदरकांड का पाठ करने लगो। अब इसको कौन स्वाभाविक मानेगा? ना तो भगवान श्री राम का और ना राम भक्त हनुमान जी का राजनीति में उपयोग होना चाहिए। लेकिन आमतौर पे जो सियासत साल भर चलती है वो बड़ी अलग चलती है, और मध्य प्रदेश में जो कांग्रेस की सियासत है वो मेन कांग्रेस से बिल्कुल अलग दिख रही है। क्यों? कांग्रेस की हालत ये हो गई कि हम किस कांग्रेस को असली कांग्रेस कहें? क्या मैडम सोनिया गांधी की कांग्रेस को असली कांग्रेस कहें, कि जिन्होंने आज तक भगवान राम के मंदिर का निर्माण हो या बाकी कोर इशू हो, धारा 370 जैसे, कभी कुछ बोले ही नहीं? राहुल बाबा की भी कोई राय नहीं। एक कांग्रेस यहाँ है जिसमें होड़ लगी हुई है हनुमान चालीसा का पाठ करने की, भगवा पहनने की, त्रिपुंड लगाने की, माला धारण करने की। एक कांग्रेस यहाँ दिग्विजय जी के नेतृत्व वाली कांग्रेस है, जिनको इन विषयों से कोई लेना ही देना नहीं, कोई मतलब नहीं है। कांग्रेस की हालत ये हो गई है कि एक दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई इधर गिरा, कोई उधर गिरा, और एक एक टुकड़ा लेके कहीं कमलनाथ जा रहे हैं, कहीं दिग्विजय सिंह जा रहे हैं, कोई राहुल जी के पास है, कहीं मैडम के पास है। अब कांग्रेस कौन की कांग्रेस है ये समझ में नहीं आता। अच्छा, एक बात और कि जो आरोप लग रहे हैं विपक्ष की ओर से वो इस हद तक हो गए हैं कि सिंधिया की, ज्योतिरादित्य सिंधिया पे एक आरोप थे, लेकिन हर पीढ़ी को अब गद्दार बताया जा रहा है, हर पीढ़ी पे सवाल खड़े करे जा रहे हैं जो आज तक बीजेपी ने नहीं करे।
इससे बड़ी कृतज्ञता कोई हो नहीं सकती कि आपके साथ वर्षों तक जो रहे। एक हवाई दुर्घटना में उनका स्वर्गवास हो गया। जब वो कांग्रेस पार्टी में थे तो आप उनका गुणगान करते थे, वो वोट कैचर थे आपके लिए, उनकी लोकप्रियता को आप भुनाते थे। आज वो स्वर्गवासी कैलाशवासी हैं, आज आप उनका अपमान कर रहे हो, आप उनको गद्दार कह रहे हो। आपकी पार्टी में थे तो बहुत अच्छे थे, वहाँ महाराज थे, उनकी आप जय जय करते थे, और जब आपके कुकर्मों के कारण आपकी पार्टी को छोड़ दिया उनके बेटे ने, तो स्वर्ग में जाके भी गद्दार हो गए। स्वर्गवासी के खिलाफ तो वैसे भी हम हमेशा सम्मान का भाव रखते हैं, उनके जाने के बाद सब कुछ भूल जाते हैं, लेकिन इतनी अधोगति को प्राप्त हो गई, इतनी गिर गई कांग्रेस और कांग्रेस के नेता कि उनके ऊपर भी उंगलियां उठाई जा रही जो इस दुनिया में नहीं है। ये सियासत इस हद तक चली जाएगी विपक्ष की कभी? ये घटियापन है, मतलब इसको घटियापन शब्द भी पर्याप्त नहीं है इसके लिए। 2018 में जब सरकार गई थी तब आपने कहा था कि टाइगर अभी जिंदा है। विश्वास था इतनी जल्दी हम वापस सत्ता में आएंगे? मैंने इस लड़ने के भाव से कहा था कि जनता को परेशान होने की जरूरत नहीं है। लोगों को भी अफसोस था क्योंकि कोई हार ऐसी तो नहीं हुई कि जिसको हार कहा जाए। वोट ज़्यादा मिले थे, सीट थोड़ी कम रह गई, बहुमत उनका भी नहीं था। सरकार बनाने का अवसर तब भी हमारे पास था और कई लोगों ने कहा था, कई लोग मतलब जिसमें विधायक भी शामिल थे जो कांग्रेस के नहीं थे, उनके हाथ में कुंजी थी। लेकिन मैंने कहा कि नहीं, अब नंबर कांग्रेस का ज़्यादा तो कांग्रेस ही सरकार बनाए, लेकिन मैं लड़ता रहूँगा, चिंता ना करें लोग। इसलिए मैंने कहा कि टाइगर अभी जिंदा है। लेकिन मुझे भी तब ये पता नहीं था कि इतनी जल्दी कुछ परिस्थितियाँ बनेगी कि मैं 1.25 साल के बाद ही, मैं तो 5 साल लड़ूंगा जनता के लिए, इस मानसिकता में निकला था। लेकिन 1.25 साल में फिर वापस लौट आऊँगा, ये कल्पना मैंने भी नहीं की थी। इस तरह की उम्मीद शायद कांग्रेस को भी नहीं होगी कि इतनी असंतुष्टि होगी कि एक धड़ा इस तरह से पूरी तरह से छूट जाएगा। दरअसल सत्ता में आते दंभ और अहंकार में डूब गए, धन के अलावा कुछ दिखाई नहीं दिया, दूसरों को अपमानित किया। आखिर आपके दल में कोई है और वो पार्टी को जिताने में बराबर के भागीदार किया। ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का कोई योगदान नहीं था। मैं सच कहूँ तो ग्वालियर चंबल में जो सफलता मिली कांग्रेस को, उस सफलता के पीछे श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी की लोकप्रियता थी। उनका चेहरा वहाँ दिखाया गया, उनके नाम पर वोट मांगे गए। उसके बाद आप मुख्यमंत्री न बनाओ, समझ में आता है। लेकिन अगर वो सही सलाह दें, वचन पूरी करने की बात कहें, तो आप इतने दम्भ और अहंकार में चूर हो जाए कि जाओ सड़कों पर उतर जाओ, हम निपट लेंगे तुमसे। अब ऐसी राजनीति कहीं होती है क्या? तो एक तरफ प्रदेश को लूट रहे हो, तबाह और बर्बाद कर रहे हो, दूसरी तरफ कोई सही सलाह आपको दे रहा है। तो सीख ना दीजिए बानरा, सीख बा को दीजिए जाको सीख सुहाए। आपने उन्हीं को अपमानित करके मजबूर कर दिया कि वो कांग्रेस छोड़े। आखिरकार सरकार गिर गई। अब इसका देखिए, अति का अंत होता है। पाप का घड़ा भरता है तब फूटता है, लेकिन इतनी जल्दी भर के फूट जाएगा ये हमने भी कल्पना नहीं की थी। मतलब बीजेपी को उम्मीद नहीं थी कि इतनी जल्दी वापस आने को मिलेगा। हम तो अपने काम में लगे थे और इस तरह की बातों पे कान ही नहीं देते थे। हम तो यही कहते थे कि भाई हमारी कोई रुचि नहीं गिराने में। लेकिन आपने अपने मित्रों को ही इतना प्रताड़ित किया, अपमानित किया कि वो दुखी होकर कांग्रेस छोड़ गए। एक चीज और है लगातार कि एक बहुत बड़ा ग्रुप आया है कांग्रेस से बीजेपी में। ये कहें कि बीजेपी का परिवार भी बढ़ गया है। काफ़ी हद तक ये कहा जा रहा है कि बीजेपी का कार्यकर्ता जो पुराना है वो अभी थोड़ा अनमना है। तो किस तरह की स्थितियां हैं मैदानी स्तर पर? पार्टी किस तरह से, बीजेपी हमेशा सबको साथ लेकर चलने की बात करती है, संगठन की बात करती है, तो किस तरह से वहाँ पर लोगों को साथ में लिया जा रहा है? बात सही है आपकी कि परिवार बढ़ा है, नए मित्र परिवार में आए हैं। लेकिन एक बात की मुझे खुशी है कि वो परिवार में आके परिवार के साथ समरस हो गए, वे वैसे ही मिलके एक हो गए जैसे दूध में मिलके शक्कर एक हो जाती है। स्वाभाविक रूप से जब पहले दिन कोई आता है तो पहले से जो रह रहे हैं उनको थोड़ा अस्वाभाविक लगता है, लेकिन जितने जल्दी एक दूसरे से मिलके एकात्म हो गए वो सचमुच में बहुत सुखद है। अब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के मन में भी और कोई दूसरा भाव नहीं है, दिल से उनने भी स्वीकार कर लिया है और नए पुराने सब मिलके
एक परिवार के सदस्य हो गए हैं। हम सब अब मिलकर काम कर रहे हैं और सब एकदम स्वाभाविक भाव से काम कर रहे हैं। अब अस्वाभाविक कुछ नहीं बचा है। जो लगातार कहा जा रहा था कि एक भीतरघात की आशंका है, इस तरह की चीजें अब खत्म हो चुकी हैं क्या वहाँ? आप देखिए, चारों तरफ भारतीय जनता पार्टी का जो नेतृत्व है हमारा, सब काम में लगा है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, संगठन, अगर आप देखें तो हमारे प्रमुख नेतागण, केंद्रीय मंत्रियों में माननीय तोमर जी, थावरचंद जी, फग्गन सिंह जी, प्रहलाद पटेल जी, राष्ट्रीय नेताओं में कैलाश विजयवर्गीय जी, हमारे जो राष्ट्रीय महामंत्री हैं प्रभात जी, बाकी जितना आदरणीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, तो सब मिलके आप देखेंगे, नंद कुमार सिंह चौहान जी, जितना नेतृत्व है भारतीय जनता पार्टी का, प्रथम पंक्ति, द्वितीय पंक्ति, तृतीय पंक्ति, सब की सब काम में लगी है। ये तो सवाल कांग्रेस में उठ रहे हैं कि दिग्विजय सिंह क्यों दिखाई नहीं दे रहे, फलाने क्यों दिखाई नहीं दे रहे। बल्कि कांग्रेस तो ये कह रही है कि अब हमारी गुटबाजी खत्म हो चुकी है, अब तो हम और अच्छे से मैदान में जा रहे हैं। गुटबाजी नहीं, कांग्रेस ही खत्म होने की दिशा में जा रही है। बहुत सारे आरोप लगे इस बार, तरह तरह के, यहाँ तक कि नारियल भी पॉकेट में लेके चलते हैं, घोषणाएं बहुत करते हैं। तो कांग्रेस के इतने सारे आरोपों पर, और एक के बाद एक तरफ उद्योगपति है, एक तरफ गरीब है, किस तरह से अलग देख रहे हैं आप ये चुनाव? देखिए, ये उपचुनाव हमने पहले भी कई लड़े। पहले के उपचुनाव में सरकार आने जाने का कोई सवाल नहीं रहता था। उपचुनाव होते थे, जीत गए, हार गए। लेकिन उस चुनाव में सरकार रहेगी कि जाएगी, ये फैसला भी होना है। इसलिए उपचुनाव महत्वपूर्ण है। हालांकि ये बिल्कुल दीवारों पर साफ लिखा हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार रहने वाली है, जनता का प्यार और आशीर्वाद मिल रहा है। लेकिन कांग्रेस आसन्न हार को देख के आपा खो चुकी है, और जब आपा खो जाता है आदमी तो दिमाग भी फिर काम नहीं करता, और फिर जो मन में आता है गुस्से में कि हम नंगे कह रहे हैं, कि भूखे कह रहे हैं, कि नारियल जेब में लग के चलने का कह रहे हैं, फिर कुछ तो भी बोलते हैं, फिर गाली गलौज पे उतरे आते हैं। तो उस तरह की स्थिति इस चुनाव में बनी। एक और आरोप लगता है कि आपने पूरे प्रदेश को कर्जे में डुबो दिया, खजाना खाली करके गए थे आप, और आप कहते हैं कि नहीं, मैं और कर्ज लूंगा। कोई औरंगजेब का खजाना थोड़ी था जो मैं खाली करके लूट के चला गया। हम सब जानते हैं, लोकतंत्र में, विधानसभाओं में बजट पारित होता है, जनता से टैक्स आता है, उस टैक्स के पैसे से हम खर्चे का इंतजाम करते हैं। और भारत सरकार ने एक सीमा तय कर रखी है कि जीडीपी के इतने प्रतिशत तक आप कर्ज ले सकते हैं। अब कर्ज लेके जनता की सेवा करना, विकास के काम करने अच्छी बात है, लेकिन उनने भी कर्ज लिया, लेकिन कर्ज लेके घी पिया। यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पीवेत। और हमने उस कर्ज का सही उपयोग किया विकास के कामों में, किसान के कल्याण के कामों में, फिर से योजनाएं लागू करके जनता को राहत देने के काम में। तो हम लोग उसका सदुपयोग कर रहे हैं, क्योंकि जनता को कष्ट में छोड़ा। मैं उनकी तरह नहीं हूँ जो ये कहूँ कि मैं क्या करूँ, मेरे पास पैसे ही नहीं है, मेरे पास पैसे ही नहीं है। मुख्यमंत्री है तो रास्ता निकालेगा, कष्टों में भी, कठिनाइयों में भी जो रास्ता निकाल दे वही तो नेता होता है। और सच में अगर दिल में तड़फ होती है, मन में अगर जनता की तकलीफ देख के तकलीफ होती है, उस तकलीफ को दूर करने का भाव इतना प्रबल होता है कि चाहे कुछ हो जाए मैं जनता को तकलीफ में नहीं रहने दूंगा, तब जहाँ चाह होती वहाँ राह निकल आती। हमने राह निकाली। पिछले दिनों आपने एक ट्वीट किया था कि हाथ को सैनिटाइज करके साफ कर दें। अब मैंने तो कोविड का काल था, इसलिए हाथ स्वच्छ रखना चाहिए, और कोई वायरस जो नुकसान पहुंचाए वो वायरस पनप ना पाए, यही भाव था मेरा। तो उसके पीछे अब लोगों ने अलग अर्थ लगा लिया उसका। आप इतने घंटे जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि आर्थिक स्थितियां बहुत अच्छी नहीं हैं, उसके बाद भी चूंकि मैं मुख्यमंत्री हूं तो मैं सब संभालूंगा, तो इतनी एनर्जी कहां से आती है? हर वर्ग के बारे में सोचते हैं, किसान के बारे में सोचते हैं, छात्रों के बारे में सोचते हैं, इलेक्शन की कैंपेनिंग अलग है, इस बीच में जो है सरकारी कामकाज भी आप पूरे, मतलब जो प्रदेश के विकास से जुड़े जो कामकाज हैं वो भी आप लगातार करते रहते हैं। इतनी एनर्जी, इतने घंटे काम करने की? देखिए, जीवन अगर उद्देश्यपूर्ण हो, हम इस धरती पर काहे के लिए हैं? अगर सत्ता में तो सत्ता का उपभोग करने के लिए नहीं है। मुख्यमंत्री बन गए तो दंभ और अहंकार से भर के हम व्यवहार करने लगे,
तो अंदर से फिर काम करने की इच्छा नहीं रहती। लेकिन आप जीवन के एक एक क्षण का सार्थक उपयोग करना चाहते हैं। आज मैं एक व्यक्ति शिवराज सिंह चौहान नहीं हूँ। अगर मैं एक क्षण भी व्यर्थ गंवाता हूँ तो मध्य प्रदेश की 7.5 करोड़ जनता का अहित करता हूँ। मैं कैसे चैन से बैठ सकता हूँ जब मेरे काम से 8 करोड़ लोगों की लगभग जिंदगी प्रभावित होनी है, और ये तड़फ के मैं 8 करोड़ की बेहतरी के लिए काम करूँगा, 7.5 करोड़ की बेहतरी के लिए काम करूँगा, वो चैन से नहीं बैठने देती। और उन्हीं को हम आराध्य मानते हैं, वही हमारे लिए भगवान है, क्योंकि जनता की सेवा भगवान की पूजा है। तो फिर मन में भाव होता है कि और काम कर, और काम कर, कोई कसर ना रह जाए। इसी में तो शिवराज जिंदगी की सार्थकता है। एक क्षण भी अगर व्यर्थ गवाया तो इस जीवन का मतलब क्या हुआ। इसलिए और ज़्यादा काम करने की प्रेरणा मिलती है और दिन रात फिर सोचते भी और करते भी। इन चुनाव में कांग्रेस एक मुद्दा बहुत बना रही है कि हमने कर्ज माफी करी, हमने किसानों का ख्याल रखा, और पूरी 28 विधानसभा के लिए वो एक वचन पत्र लेकर आई है। देखिए, कर्ज माफी का तो पोस्टमार्टम हो गया, वादे पूरे नहीं किए, ये साफ है। आपने कहा था कि हम 4,000 रुपया बेरोजगारी भत्ता देंगे, आपने ढेला आज तक नहीं दिया। आपने कहा था हम सेल्फ हेल्प ग्रुप का भी कर्जा माफ़ करेंगे, आपने नहीं किया। आपने वृद्धावस्था पेंशन 1,000 रुपया करने की बात की थी। कितने वादे हैं, जितने थे पूरे किए ही नहीं। अब अगर कोई झूठ बोलने पे उतारू हो जाए, हमने कर दिया, हमने कर दिया, तो उसका क्या इलाज है। लेकिन वो झूठ बोल रहे हैं, ये किसान जानता है। किसानों के लिए आपकी सरकार के पास क्या प्लानिंग है, क्योंकि कहीं ना कहीं किसान परेशान भी है और फोकस भी है उस पे लेके। मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था भी काफ़ी टिकी हुई है। देखिए, अभी कोविड काल में ही हमने लगभग 23,000 करोड़ रुपया किसान के खाते में या तो डाल दिए या डल रहे हैं योजनाओं के। वो फसल बीमा योजना के हैं, वो किसान सम्मान निधि के हैं, वो मुख्यमंत्री किसान कल्याण निधि के पैसे हैं, वो राहत की राशि के पैसे हैं। और उसके अलावा 1,29,00,000 मीट्रिक टन से ज़्यादा गेहूं खरीद के 25,000 करोड़ रुपया उपज के मूल्य के नाते किसानों के खाते में डले थे। और किसान के कल्याण के काम रुकने नहीं वाले। जैसे मैंने कहा 0% ब्याज पर कर्जा फिर चालू, 10,000 रुपया हर साल मिलेगा, ये सुनिश्चित कर दिए। सुनिश्चित 1 साल नहीं, लगातार मिलेगा। तो एक नहीं अनेकों काम। फिर उसको उपज का प्रतिस्पर्धी दाम मिल जाए, इसलिए मंडी एक्ट में संशोधन कर दिया। अभी धान खरीदी की तैयारी हो गई, बाजरा भी हम खरीदेंगे। अभी मक्के की समस्या मेरे ध्यान में आई है, रेट कम है तो उसके रास्ता भी हम निकाल रहे हैं। तो जब किसानों को जो ज़रूरत पड़ेगी सरकार कदम उठाएगी, उठाती चली जा रही। मैं गरीब, मैं शिवराज कैंपेन जिस तरीके से चल रहा है, उस पर अब विपक्ष एक नई चीज़ लेकर आ रहा है कि गरीबी कहाँ है। हर बार के नामांकन निकाले जा रहे हैं, तरह तरह के आरोप आ रहे हैं और तरह तरह की बातें आ रही हैं कि कितनी संपत्ति है, क्या है, सारे खुलासे हो रहे हैं। अब नंगा भूखा वो कह रहे हैं मुझे, मैंने तो नहीं कहा कि मैं नंगा भूखा हूँ। उपमा उनने दी, नंगा भूखा, नंगा भूखा, नंगा भूखा। अब लोगों ने उस पे से आक्रोश का प्रकटीकरण कर दिया और मैं भी शिवराज हूँ लिख दिया। तो एक दिन नंगा भूखा कहते हैं, दूसरे दिन कहते हैं कि नहीं ये है इनके पास। अब ये तो मानसिक दिवालियापन ही है। बोलने के पहले उनको सोचना चाहिए। आज उन्होंने खेद भी जताया है कि मेरे कहने का अर्थ ये नहीं था, वो तो हमारे इलाके की ऐसी भाषा है इसलिए हम कह रहे हैं। उस इलाके की भाषा कभी अपमान करने वाली नहीं रही। हमेशा दूसरों का सम्मान भी करते हैं। वो इलाका ऐसा है जो सज्जनों के लिए फूल से ज़्यादा कोमल होता है, लेकिन दुष्टों के लिए वज्र से ज़्यादा कठोर होता है। वो ऐसा क्षेत्र है जिसमें ऐसा पानी है कि जब देश की सीमाओं को सुरक्षा की ज़रूरत पड़ती है तो सबसे पहले ग्वालियर चंबल का नौजवान बंदूक उठा के सीमा पे जाता है और दुश्मन का सीना छलनी करता है। और कभी गोली भी खानी पड़ी तो पीठ पे नहीं खाई, सीने पे ही खा के आता है। स्वाभिमानी लोग हैं, मान और सम्मान देने वाले लोग हैं और अपमान करने वाले को ना छोड़ने वाले लोग हैं। ये वहाँ के संस्कार नहीं है। उस भूमि को तो मैं प्रणाम करता हूँ, अद्भुत भूमि है वो। चंबल की, ग्वालियर की, वीरों की भूमि है, सूरों की भूमि है, ऋषियों की भूमि है, महर्षियों की भूमि है, अर्पण और तर्पण की भूमि है। वो हमेशा दूसरों का सम्मान करती है, लेकिन अपने आत्मसम्मान से खेलने भी नहीं देती। ये वहाँ के संस्कार नहीं है।
पिछली बार उसी इलाके में बहुत कम सीटें आई थी और बीजेपी कहीं ना कहीं इसी कारण सरकार में फुल फ्लेज मेजोरिटी पे नहीं आ पाई। इस बार क्या उम्मीद है? पूरी 16 सीटें हैं और सब नज़ारा बदला है, प्रत्याशी भी बदले हैं, सिंबल भी बदला है। हम पूरी तरह से केवल आशान्वित नहीं, भरपूर हमको विश्वास है जनता का इस बार अद्भुत प्यार मिल रहा है। और 1.25 साल के कार्यकाल को देख के कांग्रेस के हर एक ये अब सोच रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार रखनी है। आपने इतने लंबे समय आप मुख्यमंत्री रहे, लेकिन पिछले जो आपके 13-14 साल थे उसकी तुलना में ये कोविड के 7 महीने कितने कठिन लग रहे हैं, कितने चुनौती भरे लग रहे हैं? चुनौती तो मुझे किसी चीज़ की लगती नहीं है। समस्या होती है, हम समाधान निकालते हैं, लेकिन कष्टपूर्ण इसलिए रहे हैं कि जनता को भारी कठिनाइयाँ हुई। एक नई बीमारी थी जिसका इलाज पहले से पता नहीं था, व्यवस्थाएं खड़ी की नहीं थी पिछली सरकार ने। हम तो आए, उसके पहले कोरोना आ गया था, लेकिन आने के बाद फिर व्यवस्था बनाई। कुछ दिन ज़रूर किस दिशा में चलें, किस दिशा में जाएं, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने जो राह तय कर दी फिर उस पर हम चल पड़े। और आज हम कह सकते हैं कि कोरोना है, लेकिन इलाज भी है, अस्पताल भी है, बेड्स भी हैं। जो इलाज तो अभी कोई नहीं है, लेकिन जिन दवाइयों से उपचार होता है वो दवाइयाँ भी है, व्यवस्थाएं पूरी है, इसलिए चिंता की जरूरत नहीं है। लेकिन जो अर्थव्यवस्था बिगड़ी उसको कैसे संभाला जाएगा पूरे प्रदेश? पटरी पर लाने में समय लगेगा, उसके लिए भी हर संभव प्रयास किए जाएंगे। आप मध्य प्रदेश के चौथी बार मुख्यमंत्री बने हैं, बल्कि एक रिकॉर्ड बना है, चौथी बार आप मुख्यमंत्री बने हैं, लेकिन अभी भी विरोधियों का ये कहना है कि अब शायद पहले वाली बात नहीं दिख रही है। अब जाकी रही भावना जैसी, उसमें मैं क्या कह सकता हूँ। हम तो उसी शिद्दत से दिन रात जी जान से काम कर रहे हैं, जनता की सेवा में लगे। और चौथी बार मुख्यमंत्री बनने के बाद और इतने लंबे राजनीतिक करियर के बाद, बिल्कुल आखिरी सवाल आपसे कर रही हूँ कि आपको अब क्या ऐसा लगता है कि क्या चीज़ और है आपकी पूरी राजनीतिक जीवन से जुड़ी जो कहीं ना कहीं बाकी रह गई है और करना है? अभी तो एक ही संकल्प है, आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का निर्माण करना है, आत्मनिर्भर भारत के लिए। उसका ड्राफ्ट पूरा हमारा तैयार है, 3 साल में उसको हम इम्प्लीमेंट करेंगे। उसकी कई चीज़ें हमने बाहर भी की है और प्रधानमंत्री जी को भी हमने वो ड्राफ्ट सौंपा है। उसको अंतिम रूप देने का काम जारी है और इस उपचुनाव के बाद उस पर हम तेजी से काम करेंगे। एक चीज़ और, उपचुनाव में कांग्रेस और बयानबाजी कर सकती है या कहें कि विपक्ष और बदजुबानी कर सकते हैं, तो किस तरह का रूप अब बीजेपी का कैंपेनिंग में देखने को ही मिलेगा या फिर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का मिलेगा? हम तो विनम्रता के साथ काम करेंगे। हमारा जो स्वभाव और संस्कार है उसके अनुरूप सबको सम्मान देते हुए हम अपने काम को जारी रखेंगे। लेकिन एक बात साफ है, प्रदेश की जनता के साथ अन्याय नहीं होने देंगे, अन्याय करने वालों को हम नहीं छोड़ेंगे। चलिए, हमसे बात करने के लिए आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद दीप्ति जी।